Hi guys, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarthi. Today our chapter is Reproduction in Animals. इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा, डेट इज फर्टिलाइजेशन। वैसे तो हमने फर्टिलाइजेशन पुराने टॉपिक में भी पढ़ा था, मतलब पुराने पार्ट में भी पढ़ा था, बट हमने जस्ट उसका बेस छोटा सा हिस्सा समझा था। आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, मतलब फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके ये टाइप्स ही पढ़ेंगे। इसमें हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे, जाइगोट पढ़ेंगे क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विविपेरस, एंड ओविपेरस एनिमल्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके माइंड में, डेट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा, चाहे जैसे मर्जी करो बट करना ही होगा। अब अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको क्लोनिंग समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इन दोनों में से लिख के ले लो कि आपके क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स तो बेस्ड होंगे, बाकी एग्जाम में अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, अगर आप पीएससीबी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका जो आगे जाके मतलब पेपर होगा बोर्ड का, तो उसमें ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड जरूर आएगा, चाहे 1 मार्क का क्यों ना आए बट आएगा तो आएगा। ठीक है, तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस। ओके, और अगर आपको न्यू अपडेट्स चाहिए तो पर्सनलाइज करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में जैसे कि आपको बताया था। क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर क्या होती है, ओवम, और बॉयज के अंदर क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म हर एक बॉय के अंदर नहीं होता, मीन्स जो बॉय आगे जाके मतलब 80-90 से ऊपर चले जाते हैं उनके अंदर नहीं होता स्पर्म, और जो बॉयज 10 से बिलो होते हैं उनके अंदर भी नहीं होता स्पर्म। स्पर्म नहीं, सॉरी 12 और 11 ईयर्स में भी नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बॉयज में हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम इन दोनों की एक एज होती है जिसमें ये स्पर्म और ओवम गर्ल्स और बॉयज के अंदर, या फिर कह सकते हो वुमेन या मैन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें होती हैं पाई जाती है जब फ्यूजन हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो स्पर्म है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर चले जाता है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब वेयर द रिप्रोडक्शन हैपेंस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब ये चले जाते हैं तो वहां पे ओवम होती है। ठीक है, वहीं पर अपना ओवम होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ओवम होता है तो वो क्या करता है, इसके साथ फ्यूज कर जाता है, दैट इज कि इसके पास टेल है तो ये चल सकता है। अब ये चल सकता है तो ऑब्वियसली फिर तो ये ना अपने आप रीच कर जाएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ तक रीच करता है इसके पास। ठीक है, इसके पास जब ये रीच करता है तो ये इसके पास आके मिल जाता है, और जब ये मिल जाता है तो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, दैट इज कि इसके अंदर एक दो स्पर्म जो थी, इन दोनों की जो स्पर्म है वो मिल जाती है, और वो क्या बनाती है, एक मतलब न्यूक्लियस, मीन्स कि इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो अंदर मिला, दोनों का न्यूक्लियस मिल गया और एक न्यूक्लियस बना दिया, और इनकी जो दोनों की बॉडीज हैं वो भी मिली और दोनों ने एक ही बॉडी बनाई। ठीक है, ये अलग बात है कि दोनों के न्यूक्लियस का जो है ना जीन्स है वो अलग अलग आएगा दोनों का, बट न्यूक्लियस तो है ना उन दोनों के बॉडी है ना, मतलब स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो मतलब जब स्पर्म और एग, मतलब स्पर्म और एग जब फ्यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जाइगोट। ठीक है, सो जाइगोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, जब स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और एग्जैक्टली जाइगोट जो है वो आगे जाके एक इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट अगर अगर आप कहो कि आप मतलब फिर अगर आप जाइगोट थे कभी तो फिर मतलब आप ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहे होगे, या आप रहे होगे पर सिर्फ 30 मिनट के लिए।
30 मिनट के लिए हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद जो जायगोट है वो अपने अंदर ही डेवलप होता रहता है। एक होता है, दो बन जाते हैं, दो होते हैं, चार बन जाते हैं, चार होते हैं, आठ बन जाते हैं, आठ होते हैं, 16 बन जाते हैं। इसके आगे स्प्रेड करते जाते हैं वो अपने आप में ही, और अपने आप में एक गोला टाइप से बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं एम्ब्रियो। बट अभी इन दोनों टॉपिक्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में ध्यान देते हैं। सो फर्टिलाइजेशन जैसा कि आपको समझ में आया कि स्पर्म और ओवम जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और जायगोट बन जाता है, ठीक है। बट अब इनके टाइप्स क्या हैं, तो दो टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज इंटरनल, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं फ्रॉग्स के अंदर, जैसे कि फिशेस के अंदर, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये करती हैं अपने अंडे बाहर छोड़ देती हैं और उसके बाद वो जो अंडे हैं वो किसी ना किसी के साथ फ्यूज करके अपने आप ही इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो वो टाइप जो होती है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो टाइप्स ऐसा करेगी कि जो कि इस तरीके की रिप्रोडक्शन करती है अपने अंदर, मतलब जब फीमेल की बॉडी के अंदर ही रिप्रोडक्शन होती है, तो फिर उसे हम इंटरनल कहेंगे। बट जब बाहर हो रही है रिप्रोडक्शन, अंदर नहीं हो रही फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रही है, तो हम उसे एक्सटर्नल कहेंगे। ओके, समझ गए आप इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स तो आपको समझ में आ गए। अब इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बेस्ट एग्जांपल अगर आप चाहो तो आपको ह्यूमंस, आप खुद ही हो, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया, फ्रॉग और काफी सारे एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादातर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स तो क्लियर हो गया आपका। इसके बाद एम्ब्रियो या जाइगोट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जस्ट 30 मिनट के लिए टिकता है, उसके बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। पहले 2 बनता है, 16, उसके बाद 16 तक बन जाता है, उसके बाद फिर आगे आगे बनता जाता है, ठीक है। तो जब ये आगे आगे बनता है, मतलब ये यूनिसेलुलर की जगह मल्टी सेलुलर हो जाता है, तब इसे कह देते हैं हम इस कंडीशन को एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या करता है, अब एम्ब्रियो जो होता है वो भी डेवलप होगा अब, क्योंकि हाथ पैर हमारे ऐसे थोड़ी ना आ गए, है ना। वो जो सेल्स थे उन्होंने अपनी शेप ली और उस शेप को हमने आगे जाके डेवलप किया, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो के 4 वीक बाद कुछ, ठीक है, 1 महीने बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप ज्यादा हो जाता है, तब हमारे हाथ पैर ये सब कुछ अंदर ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बनते हैं तो फिर बाद में एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी, डेट इज कॉल्ड फोइटस। शायद आपको डिफरेंस भी आ जाए जाइगोट और फोइटस के बीच में, तो आप जाइगोट और फोइटस के बीच में डिफरेंस ये लिख सकते हो कि जाइगोट तब बनता है जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो, मतलब दोनों फ्यूज करते हैं, और जब फोइटस तब बनता है जब जाइगोट डेवलप कर जाता है, ठीक है। जाइगोट जो है वो एक यूनिसेलुलर है, फोइटस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपका डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे कुछ बढ़ते हैं। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप फर्टिलाइजेशन जैसे मैं आपको समझा रही थी उसके बीच में जाइगोट और एम्ब्रियो आ गया, तो अगर आप फर्टिलाइजेशन समझ लेते हो सही तरीके से तो आपको जाइगोट और एम्ब्रियो ध्यान से समझ में आ जाएगा, और अगर आप जाइगोट और एम्ब्रियो समझ लेते हो तो आपको फोइटस टर्म भी आराम से समझ में आ जाएगी। तो सारी की सारी चीजें ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको उन्हें ध्यान से देखना है। एक चीज को ध्यान से देखोगे दूसरी चीज समझ में आएगी, दूसरी चीज को ध्यान से देखोगे तीसरी चीज समझ में आएगी। इस तरीके से ही चैप्टर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में मल्टी सेलुलर आया, यूनिसेलुलर आया, फ्यूजन आया, कितना कुछ आया, और वो किस चैप्टर पे बेस्ड था, 8th चैप्टर पे। तो जैसे कि 8 चैप्टर जो है वो 9 चैप्टर को डेवलपमेंट दे रहा है, तो 9 चैप्टर जो है, 9 चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर हमारा 10 चैप्टर आएगा, वो भी इस 9 चैप्टर के ऊपर कम से कम 40% बेस्ड होगा। तो अगर आप वो 40% भी नहीं ना समझते तो वो 60% भी नहीं समझ सकते आप। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर होगी। अब बात आई विविपेरस और ओविपेरस की बात करें, तो विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे आप हैन ले लो, हैन अंडे देता है। बट अगर हम वही बात करें ह्यूमंस की,
So they doesn't lay egg, they only reproduce their individual in their fallopian tube and then उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर ही डेवलपमेंट हो जाती है और बाद में सब कुछ जब हो जाता है तब जाके वो बाहर निकल जाता है इंडिविजुअल। बट इसमें क्या होता है ना, पहले अंडे देता है, पहले अंडे देता है, बाहर निकाल देता है अपने बच्चे को, उसके बाद से गर्मी देता है, उसके बाद वो पैदा होता है, ठीक है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि वो एनिमल्स जो क्या करते हैं अंडे देते हैं उन्हें हम कह सकते हैं ओविपेरस एनिमल। वी कैन कैटेगराइज इन ओविपेरस एनिमल एंड दोस एनिमल व्हिच डजंट ले एग एंड मतलब डायरेक्टली reproduce their individual, so these are viviparous animals. We are viviparous animals. The hens, cock, these are ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। तो आपको इन दोनों इसकी बेस्ट एग्जांपल हैन नहीं पता लगेगा क्योंकि हैन हम ज़्यादातर अंडे ले करने वालों में से हैन को ही लेते हैं, बट आप बाकी बर्ड्स को भी ले सकते हो लाइक पिजन, स्पैरो एसेट्रा, ठीक है। तो विविपेरस में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो इसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंस पूछे कभी भी इन दोनों के बीच में, तो मेक अ कॉलम, देन राइट विविपेरस हियर एंड ऑन द अदर साइड राइट ओविपेरस, ठीक है। विविपेरस में आप ये लिखोगे कि थोस एनिमल विच डजंट ले एग एंड डायरेक्टली रिप्रोड्यूस देयर इंडिविजुअल, ठीक है, उन्हें कहेंगे विविपेरस, इज कॉल्ड विविपेरस। एंड ओविपेरस एनिमल्स आर थोस हु लेज एग एंड डेवलप देयर इंडिविजुअल, ठीक है, आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। देन गिव अ एग्जांपल, ठीक है। इतने में आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से रीड करिए, ठीक है। ओविपेरस और विविपेरस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसे लीव नहीं करना आपने, इसे ध्यान से पढ़ना है। सो अब हमारा टॉपिक आया मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एग्जैक्टली है क्या? सो द रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स are called metamorphosis. The process of reproduction in frogs is called metamorphosis. Means और जो frog है, frog is like this. ठीक है, फ्रॉग का वैसे आपको डायग्राम याद करना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चाहे आप कह रहे कि ऐसा बना हुआ है, बट इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को आया था बोर्ड में और सबको आता है ये बोर्ड में ज़्यादातर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे भी पुराने बोर्ड्स वाले अगर आप एग्जाम्स देख लो तो उसमें भी आया है 5 मार्क्स क्वेश्चन में। 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक फ्रॉग होता है, वो अंडे देता है, ठीक है। अंडे क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। डेवलप होते हैं, क्या होता है डेवलप करके वो क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं, दैट इज अ टैडपोल। टैडपोल का अगर आप मतलब स्ट्रक्चरल ऐसे दोगे, ठीक है, साथ में यहाँ पे छोटा सा एक हाथ निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, इधर हो गया, तो इधर ये ऐसे आएगा, यहाँ पे टैडपोल, फिर लार्वा और फिर सीधा एक फ्रॉग। मीन्स कि जब फ्रॉग एक अंडा देता है, अंडा में कहता है टैडपोल में डेवलप होता है, टैडपोल लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा सीधा फ्रॉग में, फिर इसी तरीके से प्रोसेस जो है वो उनकी पूरी जिंदगी में चलती रहती है। इसी तरीके से उनकी स्पीशीज बचती हैं, जैसे हमारी बचती है, हम बच्चे देते हैं, फिर उसके बाद हमारे बच्चे देते हैं, फिर हमारे बच्चे देते हैं। इस तरीके से जैसे हमारी स्पीशीज बचती है वैसे ही फ्रॉग की बचती है, ठीक है। मतलब फ्रॉग एक अंडा देता है, अंडा क्या करता है, टैडपोल बनता है, टैडपोल लार्वा बनता है, फिर वो फिर एक फ्रॉग बनता है, फिर वो फ्रॉग अंडा देता है। इस तरीके से प्रोसेस हर वक्त चलती रहती है, तो इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसका डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए, बट इसे दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली जरूर आएगा। सो मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस अगर आपको कोई कहे थ्योरेटिकली डिफाइन करो, ओके। सो लिखना आपने कहना है द प्रोसेस इन विच अ फ्रॉग डेवलप फ्रॉम एग टू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अगर वो कहें एग्जाम्पल दो, मतलब आप फ्रॉग की एग्जाम्पल दे रहे हो तो फिर वो कहें एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसा कहो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एन एग टू एन adult. We see that there are three distinct four stages. The first one is egg. उसके बाद एक एरो डाल के लिखिए, tadpole, larva, frog. Okay, so you can say that the egg develop into tadpole develop into larva develop into frog. So these are the four stages that you can see in a frog. Frog do these stages to reproduce themselves or to do not make their species extinct or endangered. समझे आप? तो इस चैप्टर में आपको समझ में आ गई मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अगर इसे समझना चाहें तो वीडियो को पीछे ले जाइए और बाद में इसे देखिए ध्यान से. बट इसे समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन स्पेस रहेंगे, जैसे कि फ्रॉग जो होता है उसकी 4 डिफरेंट स्पीशीज होती है. कभी कभी आपको क्या होता है डायग्राम इस तरीके का भी दिया जा सकता है, जैसे ये लार्वा ना दिया हो, टैडपोल भी ना दिया हो, दोनों साथ में दे दिए हो. जैसे ये वाली चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही चीज है, ठीक है. टैडपोल और लार्वा आपको साथ में भी दिए जा सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिर्फ आराम से करना है. इससे पहले क्लोनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक और टर्म समझा देती हूँ. जैसे कि गर्ल्स में होता है कुछ कभी कभी आपने सुना टेस्ट ट्यूब बेबी. तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक गलत टर्म है, दैट इज IVF. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. समझे? मतलब जब फीमेल्स का जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक होता है. फीमेल का फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे होता है ना ओवम. अगर स्पर्म यहाँ पे आ गया बट ओवम में नहीं बाहर निकल पा रहा, तो दोनों का फ्यूजन कहाँ से होगा? तो इस वजह से स्पर्म और जो ओवम है उन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता. इसलिए क्या करते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर पाते, इंडिविजुअल बाहर ही नहीं निकलता. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है. हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सॉल्यूशन कह सकते हो. इसमें क्या होता है, एक बेबी होता है, जब स्पर्म और क्या किया जाता है, एक फ्रेशली स्पर्म और एक ओवम ली जाती है दोनों इंडिविजुअल से, एक मेल से और एक फीमेल से. उसके बाद दोनों को लेके क्या किया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है. जब फ्यूज कराया जाता है दोनों का दोनों, तो जाइगोट बन जाता है. जाइगोट को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है. जब टेस्ट ट्यूब में 40 मतलब कुछ 4-5 वीक के बाद, 42 डेज के बाद क्या किया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब में से वो निकाला जाता है और वो फीमेल का ऑपरेशन करके उसके अंदर वो जाइगोट डाल दिया जाता है जो डेवलप कर गया. उसके बाद अगर चांसेस अच्छे हुए तो फिर वो बेबी डेवलप करके नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह बाहर आता है. वरना मतलब नहीं होता है चांसेस वैसे, बट अगर है ना चांसेस हो 90% तो होते ही हैं, बट 10% तब भी नहीं होते. तो फिर इस वजह से कभी कभी इसमें रिस्क भी होता है. बट ये फर्टिलाइजेशन अच्छी चीज़ है, ठीक है. इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भला हो चुका है, ठीक है. इससे है ना काफ़ी इंडिविजुअल्स पैदा भी हो चुके हैं और वो भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ में, ठीक है. सो आप टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कह सकते इसे, हालांकि क्योंकि आपको पता है टेस्ट ट्यूब में तो बेबी डेवलप हो ही नहीं सकता, उसे तो फेलोपियन ट्यूब में डाला हमने ऑपरेशन करके. तो इसलिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहेंगे इस फर्टिलाइजेशन को, हम इसे कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इसे हम IVF भी कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IVF. सो आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गई. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोनिंग. क्लोनिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है. क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को, किसी भी चीज को दोबारा बनाओगे exactly same copy. When we make a same exact copy of any organism, any living organism, living cell, living bone, living thing, any type of living thing we made exact copy is called a cloning,
is called the process of cloning, and those process which are being made are called clone. Okay, so सबसे पहले क्लोनिंग जो थी वो बनी गई थी, बट वो इतनी कामयाब नहीं थी। मतलब कि ज़्यादातर जो क्लोन थे वो हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को बचाने के लिए करते थे, मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो डेंजर्ड स्पीशीज होती थी, जो अभी मतलब जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता था कि है ना ये है ना बच नहीं पाएंगी, तो उनसे वो क्या किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना चाहते थे वो, ताकि वो है ना आगे जाके स्पीशीज फैल जाएँ और क्या वो इंडेंजर्ड से निकल जाएँ। ठीक है, तो इसलिए क्लोनिंग का प्रोसेस अपनाया गया, बट क्लोनिंग का प्रोसेस कामयाब ही नहीं हुआ। क्या हुआ था कि पुराने समय में जो क्लोनिंग थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी, तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक नाम डॉली नाम की क्लोन आई और उसने सारी की सारी ये खामियां दूर कर दी। मतलब क्लोनिंग के सबसे पहला जो क्लोन बना था वो क्या था, डॉली। डॉली इज नॉट अ वुमेन और मैन, इट इज अ शीप। ओके, ये शीप का नाम है। क्या हुआ था, एक मेल शीप ली गई और एक फीमेल शीप ली गई। मेल शीप में से क्या किया हमने, एक है ना उसका स्पर्म लिया और इसमें से क्या लिया, एक अंडा लिया, एग लिया। वैसे तो हम मेल शीप और फीमेल शीप भी ले सकते हैं, बट डॉली के केस में अलग ही चीज हुई थी। क्या होता है, क्लोनिंग में तो मेल और फीमेल में से लिए जाते हैं ना, बट क्लोनिंग में मतलब आईवीएफ में तो मेल और फीमेल में से लिए जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोनिंग में क्या किया गया, मेल और मेल का भी ले सकते हो, फीमेल और फीमेल का भी ले सकते हो, बट आईवीएफ में मेल और फीमेल का चलेगा। ठीक है, तो क्लोनिंग में क्या किया गया, दो फीमेल ली गई, दोनों का क्या किया गया, अंडा लिया गया, एक का मैमरी ग्लैंड में से, एक नॉर्मल जो ओवम होती है उसी से। ठीक है, एक का न्यूक्लियस निकाल दिया। ठीक है, एक काली कलर की थी, उसको ब्लैक शीप भी कह सकते हो, और एक व्हाइट कलर की थी। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, दोनों एक से ये निकाल दिया गया और एक से क्या की गई, बॉडी निकाल दी गई। ठीक है, सो मतलब बस बचा इसका न्यूक्लियस और ये बची उसकी बॉडी। अब ये क्या किया गया, ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें फिट कर दिया गया, डेटा इसकी कुछ हिस्ट्री की स्ट्रक्चर सामने आई। उसके बाद जब ये सेल बन गया तो उसको सेल को क्या किया गया, उस शिप के अंदर जो कोई भी फीमेल थी उन दोनों में से उनमें से के अंदर डाला गया। तो जब डाला गया उसके बाद जब वो बड़ी होती गई डॉली अंदर से फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद उसे जब बाहर निकाला गया तो डॉली बिल्कुल सही सलामत आई और ये साइंस की दुनिया में एक बवाल लेके आई। मींस इसने साइंस की दुनिया को ही बदल दिया। ये फर्स्ट क्लोन था जो कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लोन हुआ था। हालांकि डॉली ने बहुत कुछ मतलब डॉली ने आगे जाके भी अपने इंडिविजुअल्स पैदा किए थे जिनकी वजह से इनकी स्पीशीज थोड़ी सी बड़ी थी, बट तब भी एक मतलब क्लोन बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। ये किसने बनाया था, ये किस दिन बनाया था, ये बना था 5 जुलाई 1996 को। ठीक है, 1996 को ये बना था और स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड, आप ये समझ लीजिए सेंट एंडिंगुर नाम का एक कॉलेज था, वहाँ पे एक प्रोफेसर ने और उनके कुछ कॉलेजियंस ने ये क्लोनिंग की थी। स्कॉटलैंड में ये क्लोनिंग जो है वो कामयाब हुई थी। 5 जुलाई 1996 को डॉली का जन्म हुआ था। हालांकि उसको एक लंग डिसीज हो गई थी, उसके बाद उसका डेथ हो गया था, बट उसने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स पैदा किए थे और बाकी वो नॉर्मल लाइफ भी जी थी, इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी दी गई है इसमें। ठीक है, सो क्लोनिंग आपको समझ में आया। क्लोनिंग में क्या हुआ, पहले डॉली का है ना, डॉली में से मतलब पहले तो 2 फीमेल ली गई, ठीक है, शीप ली गई, उनमें से एक का न्यूक्लियस निकाला, एक की बॉडी निकाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो न्यूक्लियस बचा था उसको फिट कर दिया उस बॉडी में, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर था नहीं, उसे क्या किया उसके अंदर फिट कर दिया। उसके बाद वो आगे जाके डेवलप हुआ, जायगोट जो बन गया था वो डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, फिर फॉइटस में, फिर सही तरीके से डेवलपमेंट हुई इसकी, और उसके बाद क्या किया, आगे जाके एक शीप बन गई, दैट इज कॉल्ड डॉली। डॉली पैदा होगी तो हमें अब ये अगर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि डॉली कहाँ पे पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी, तो आपका हो गया 5 जुलाई 1996 स्कॉटलैंड एट सैन एडिनबर्ग कॉलेज। ठीक है, इस कॉलेज में डॉली का जन्म हुआ था एट स्कॉटलैंड ऑन 5 जुलाई 1996। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड हैव टू लर्न इट। ठीक है, सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया।
तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके आसपास कोई भी 8th का स्टूडेंट है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस चैप्टर के बारे में कुछ रिवाइज करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है इस चैप्टर के बारे में, जहाँ पे कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कैसी लगी आपको वीडियो। और डोंट फॉरगेट टू पर्सनलाइज माई चैनल। थैंक यू, स्टे होम, कीप लर्निंग।